हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बच्चों चलो डिस्कस करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे। तो क्या होता है बच्चों, जैसे तो बच्चों ये है आपकी अर्थ, ठीक है, पृथ्वी है हमारी। इस अर्थ के सबसे जो पहली परत है, मीन्स एटमॉस्फेयर की जो पहली परत है वो क्या होती है, ट्रोपोस्फियर होती है। ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर के बाद अर्थ से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक या 12 किलोमीटर है ना, यहाँ से ये 12 किलोमीटर तक होते हैं ट्रोपोस्फियर। और अर्थ से लगभग ठीक 50 किलोमीटर तक पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को हम समताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, समताप मंडल। इस समताप मंडल में एक गैस पाई जाती है बच्चों, कौन सी, ओजोन लेयर पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला O3। तो ये है बच्चों ओजोन लेयर, समझ गए। अब क्या होता है कि जो सन है, सूर्य है, ठीक है, सन से, अब ओजोन लेयर का काम क्या होता है, ओजोन लेयर हमको सूर्य से आने वाली जो यूवी रेडिएशंस होते हैं उनसे बचाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ये क्या करता है, हमको बचाता है। तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। ठीक है, जब ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो ये जो हमारी स्ट्रेटोस्फियर है ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ध्यान रखिए, इसका जो विजिबल पार्ट होता है रेडिएशन का, सनलाइट का विजिबल पार्ट और IR रेडिएशन, ठीक है, ये पहुंचते हैं हमारी पृथ्वी में। ठीक है, तो ये जो 100% जो भी पार्ट हमारा अर्थ तक आ रहा है, इस पार्ट में से केवल 50% ही क्या होता है, 50% ही हमारी अर्थ तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो अर्थ तक केवल 50% पार्ट ही पहुंच पाता है इस रेडिएशन का। और इसमें से जो 20% पार्ट है रेडिएशन का, इस रेडिएशन का 20% पार्ट वो IR के रूप में और UV रेडिएशन के रूप में क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वो ओजोन के द्वारा। और इसमें एक गैस पाई जाती है, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर है इसमें। तो यह है बच्चों क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को। और जो बचा आपका 30% पार्ट, ठीक है, तो ये जो 30% पार्ट है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है किसके द्वारा, ये हो जाता है आपके जैसे आइस है या स्नो के फॉर्म में, या फिर जो आपके क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, क्लाउड्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो जितना भी पार्ट आपका 50% पार्ट पहुंच पाया कहाँ, अर्थ तक। ठीक है, तो दिन भर के समय में जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। दिन के टाइम पे सनलाइट की प्रेजेंसी में हमारी अर्थ गर्म हो गई। ठीक, जैसे ही सनसेट होगा, सूर्य छुपेगा, है ना, उसके बाद क्या होगा, ये जो गर्म पृथ्वी है ये ठंडी होना स्टार्ट होती है। ठीक है, रात के टाइम पे ठंडी कैसे होगी, ये जितनी इसने ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी को, ऊष्मा को, है ना, एब्जॉर्ब किया है, उसको ये क्या करती है, फिर इमिट करना शुरू कर देती है। इमिट करना मतलब उसका उत्सर्जन, बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा है। क्या है, CO2 की मात्रा। और जो CO2 की मात्रा है ये लगातार बच्चों बढ़ती ही जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है कि हमारी अर्थ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है लगातार, या फिर जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसके कारण डिफॉरेस्टेशन बड़े स्केल पे हो रहा है ना, पेड़ों का कटान हो रहा है ना। नए पेड़ तो लगते हैं नहीं, बहुत कम मात्रा में, लेकिन डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। समझ गए, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी कमी होती जा रही है, तो जो CO2 का कंजप्शन है वो बहुत कम हो रहा है ना। और CO2 की मात्रा किस हिसाब से बढ़ रही है, तो बच्चों
सन 1800 में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी किसमें, ppm में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी ppm में, ये लगभग थी 280 ppm के बराबर, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, 280। ठीक 100 साल के बाद 1900 में ये बढ़ कर के कितनी हो गई, लगभग 290 ppm हो गई, किसकी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ठीक है। अगले 100 सालों में, मतलब 2000 ईस्वी में, सन 2000 में जो ये मात्रा थी इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और ये हो गई आपकी 360 ppm तक ये बढ़ गया, समझ गए। और अगले 100 सालों में जो अभी हम चल रहे हैं, मतलब 2100 में इसके जस्ट डबल होने की संभावना है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ना, है ना, उसका इंक्रीज हम दिखा रहे हैं किस लेवल, किस तरह से यह बढ़ रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भाई बनती कैसे है ना, कहाँ से, तो अभी बताया ना कि जैसे ग्रीन प्लांट्स तो क्या हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ग्रीन लैंड, है ना, और उसमें इंडस्ट्रीज़ हम स्थापित कर रहे हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कोई ना कोई प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन किसके कारण होता है, प्रोडक्शन करने के लिए कोई ना कोई फ्यूल जल रहा होगा, और जब भी कोई फ्यूल जलेगा उस फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ही, है ना, चाहे वो फ्यूल आपके लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, या फिर अदर गैसेज, क्या है आपके पेट्रोलियम उत्पाद है ना। इसके अलावा चाहे वो गैसेस फॉर्म में है, जैसे वो सीएनजी है या एलपीजी है, या फिर वो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे वो कोल है, कोल, या फिर लकड़ी के रूप में, है ना, वुड के रूप में, ठीक है। और जो फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, तो फॉसिल फ्यूल कंजप्शन जो है आपका वो एनुअली कितना बढ़ रहा है, 6% इंक्रीज हो रहा है बच्चों, समझ में आ गया, 6% इंक्रीज हो रहा है एनुअली फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल के बढ़ने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। अब नाइट टाइम में जब ये रेडिएशन जब ये पृथ्वी जो है इमिट करती है, उत्सर्जित करती है दोबारा, मतलब ठंडी होती है, तो इसमें से जो विजिबल पार्ट होगा वो तो स्पेस में चला जाता है, ठीक है, और जितना भी इसमें से जो IR होगा, IR का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब, और उनको वापस पृथ्वी में क्या किया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, किनको, IR रेडिएशन को, इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर अवरक्त ऊष्मा को। क्लियर हो गया, तो अवरक्त ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये लगातार इसके टेम्परेचर में वृद्धि होती जा रही है, इसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और तापमान, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ गया, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, क्लियर हो गया दोनों पॉइंट, ठीक है। अब देखो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले हम थोड़ी सी बात इस पे कर ले, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो तो ये जो गर्म वातावरण है ना, गर्म वातावरण है, तो मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर गर्म एटमॉस्फेयर है, तो गर्म एटमॉस्फेयर किस में हेल्प करता है, एनिमल के या प्लांट की जो ग्रोथ में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। तो लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारे एटमॉस्फेयर को क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, है ना, इसका एक क्या है इम्पोर्टेंस है, ठीक। दूसरा क्या है कि पृथ्वी पर जो क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, इवोपरेशन या वेपोराइजेशन हो रहा है, या क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन है, रेन जो बारिश होती है, तो वो भी हमारी वातावरण के, हमारे एटमॉस्फेयर के गर्म होने की वजह से होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश, कोल्ड कंट्रीज जो है, तो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की हेल्प से क्या करते हैं, वेजिटेशन या फिर वेजिटेबल्स एंड और किसको, फ्लावर्स को, किसमें, ग्रीन हाउस देखे होंगे आपने,
ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, तो उनके अंदर इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज़ करके इनका कल्टीवेशन वो करते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स का, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या है, एक इंपॉर्टेंस है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। लेकिन नुकसान कब है इसका या हानिकारक कब है ये, जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है, ऊर्जा अवरक्त प्रकाश के रूप में क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है, और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ना। अब ये हानिकारक है। तो हानिकारक है तो इसके क्या क्या नुकसान है भाई, हार्म्स क्या क्या हैं इसके, ठीक है। तो नुकसान क्या क्या है, तो देखो बच्चों, जब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, पृथ्वी हमारी गर्म होगी, तो पृथ्वी के गर्म होने से क्या होता है, जितने भी जो ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर पिघलना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो ग्लेशियर पिघलने से जो पानी है वो नदियों में जलस्तर बढ़ेगा, नदियों में जलस्तर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, बाढ़ आने की संभावना हो जाती है ना। तो एक नुकसान ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि ये जो पानी है ये कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली समुद्र में जाएगा। तो जो सी लेवल है, सी वाटर है, उसमें अगर क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, तो जो कोस्टल एरियाज़ पे जितने भी आपके शहर हैं या फिर जो भी लैंड है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, समुद्र में डूबना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान है। दूसरा क्या है कि जो अर्थ के लगातार गर्म होने से, आपको पता है गर्म वातावरण में जैसे मलेरिया है, डेंगू है, येलो फीवर है, तो इनके बढ़ने की संभावना, इन्फेक्शियस जो डिजीज है इनके फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये इसके क्या है, नुकसान है, ठीक है। तो बच्चों हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग समझा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हमारे लिए लाभदायक है इस पे हमने बात की, और इसके क्या, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या नुकसान है इस पे हमने बात की, ठीक है। ओके, इसमें दो रिएक्शन और लिखना चाहूँगा, वैसे तो आपको पता होंगी, है ना। तो कोई भी जो फ्यूल होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होने पर क्या उत्पन्न करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, प्लस इसमें वाटर उत्पन्न होता है, और प्लस क्या उत्पन्न होती है, हीट, जिसके लिए हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी हीट के लिए हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, लेकिन किसी भी फ्यूल के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दूसरा, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स है या जो भी एनिमल्स हैं, मतलब जो लिविंग बीइंग्स हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी फूड हम लेते हैं उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो फूड भी एक प्रकार का क्या है, फ्यूल है। तो वो फ्यूल भी, दूसरा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो बॉडी के अंदर कोशिकाओं में जो फूड है ग्लूकोज के रूप में, और जो ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के, ऑक्सीजन और फ्यूल है ना, दोबारा मिलकर के हमारी बॉडी में भी यही अभिक्रिया होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, वाटर और हीट, इस हीट एटीपी के रूप में संरक्षित हो जाती है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं। तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक इसमें एक और बात है इसमें, क्या कि वो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं भाई, है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस, तो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे या ग्रीन हाउस गैसेस जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है बच्चों किसका, CH4, मीथेन का, ठीक है। एंड इसके बाद है आपकी ओजोन के कारण भी तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, ओजोन। इसके बाद है वाटर वेपर, ठीक है, H2O इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। इसके बाद है बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। और एक गैस एक और है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक। तो ये हैं आपके सभी ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ा, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, और काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके इससे क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।